आप सबने अपने घर में आलू तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है आलू की भी आंखें होती हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। परंतु यह वह आंखें नहीं हैं जो हमारे पास होती हैं देखने के लिए। और अगर आप आलू को ज़्यादा समय तक के लिए अपने घर में रख देंगे, तो आपने उसके ऊपर कुछ ऐसी संरचनाएं देखी होंगी। और इन संरचनाओं को अगर आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए, तो ये आलू के ऊपर एक नए पौधे में वृद्धि भी कर सकती है। तो आपने आलू में जो देखा है, वो होती हैं कायिक संरचनाएं, जिसे हम अंग्रेजी में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस प्रकार पौधों द्वारा अपनी जड़, तने और पत्तियों को एक नए पौधे में विकसित करने की प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसे कॉपी में लिख लें। एक रोचक तथ्य यह भी है कि जमीन के अंदर उगने के बाद भी आलू तना ही रहता है। कायिक प्रवर्धित पौधों के अन्य उदाहरण हैं ब्रायोफिलम, जिसमें पत्ती के किनारों के कटाव पर संलग्न बनने वाले मुकुल जब जमीन पर गिरते हैं तो एक नया पौधा बनाते हैं। कायिक प्रवर्धन की इस विधि को लेयरिंग और ग्राफ्टिंग जैसी विधियों से गन्ना, गुलाब और अंगूर जैसे पौधों को कृषि उद्देश्यों में उगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे कॉपी में नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे कि कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या हैं। इस विधि से उगाए गए पौधे बीज वाले पौधों के मुकाबले पुष्पों को जल्दी धारण करते हैं। इसका मतलब है कि उसमें पुष्प जल्दी निकलते हैं। यह केले, संतरे, गुलाब और चमेली जैसे पौधों को बीज बनाने में मदद करती है, जो ये क्षमता खो चुके हैं। इसे भी कॉपी में नोट कर लें। एक बात जो ध्यान में रखने की है, वो यह है कि जो पौधे इस विधि के द्वारा उगाए जाते हैं, वो अपने पैतृकों से आनुवंशिक तौर पर हूबहू मिलते हैं। आपने ब्रेड के ऊपर कुछ ऐसी हरी संरचनाएं देखी होंगी जब आपका ब्रेड खराब हो जाता है और यह उसके बाद ब्रेड खाने लायक नहीं रहती है। आपने कभी सोचा है कि यह होती क्या है? जो संरचनाएं अभी आपने देखी, वो हकीकत में एक जंतु थी, जिसे हम राइजोपस कहते हैं। यह राइजोपस धागे जैसे होते हैं, जिन्हें हाइफी कहा जाता है। परंतु ये हाइफी असली जनन संरचनाएं नहीं हैं, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छे होते हैं जो जनन में भाग लेते हैं। ये बिंदु बीजाणुधानी है, जिसमें कोशिका या बीजाणु होते हैं जो नए राइजोपस में विकसित हो जाते हैं। और ये बीजाणु मोटी भित्ति द्वारा घिरे रहते हैं, जिसके द्वारा ये जब तक नमी युक्त सतह के संपर्क में नहीं आते हैं, तब तक ये सुरक्षित रहते हैं। बीजाणु बनना अलैंगिक जनन का तरीका है, जिसमें राइजोपस जैसे प्राणी बीजाणु बनाते हैं जो जमीन पर गिरकर एक नई संतति बना सकते हैं। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो हमने अभी तक अलैंगिक जनन में क्या देखा? विखंडन, ये पढ़ाई कर खंडन, इसके हो गई पूरी पुनर्जनन, मुकुलन क्या तथा कायिक प्रवर्धन तथा बीजाणु समासंग, जिसे हम स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं।
इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब आप अपनी कक्षा में NCERT अभ्यास पृष्ठ संख्या 142 में क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए और पृष्ठ संख्या 146 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कीजिए और संकल्प साइंस वर्कबुक से अभ्यास 10B08.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 कीजिए। अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी और उसी में निशान लगे। मोनू भैया ने ऐसा बोला कि बड़ी मम्मी और वो 2 व्हीलर से जा रहा है। बड़ी मम्मी जाएगी। हाँ बड़ी मम्मी तो जाएगी क्योंकि वो वहाँ उसके नंदे ना। अपने पास कपड़े लगते भी तो नहीं है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तेरे पास नहीं है। लिया ना 2 अच्छे कलर में लेकर आना 2। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तूने किससे बोले? अजय से? अजय गाड़ी का संदीप से। तो बांगा चरकुट तो ले और गाड़ी तो एक के पास हो रहे यार। चरकुट साइड भी चले सकता हूँ। वो तो तेज पुरानी गाड़ी लेंगे उसको दे भी देंगे। कल भी तुम्हारी छुट्टी है? नहीं, कल इनको जाना है। कल तो सुन रहे पूरा ही लॉकडाउन है। कल नहीं है, संडे को। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और इसके विकल्प हैं। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए। ले लगा मेरा, ये छूट चलिए जाएगा। अब हम इसका हल देखते हैं। ऑप्शन ए, उसके DNA में परिवर्तन। चूंकि पैदा होने वाला जीव अपने माता पिता का क्लोन यानी प्रतिरूपण है, इसीलिए उसके DNA में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी, उसका अपने माता पिता के समान दिखाई देना। यह विकल्प सही नहीं है, क्योंकि यदि यह एक क्लोन है तो निश्चित रूप से इसका स्वरूप उसके माता पिता के समान होगा। ऑप्शन सी, बिल्कुल अपने माता पिता के समरूप DNA। यह विकल्प भी सही नहीं है, क्योंकि क्लोन का DNA हमेशा उसके माता पिता के समान होगा। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह विकल्प भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक उत्तर मिल चुका है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और इसके विकल्प हैं। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्योंकि उन विशेष कोशिकाओं का उपयोग करने के लिए शरीर में सभी आवश्यक आपूर्ति होती है। क्योंकि शरीर के दोनों छोर तथा पूंछ में विशेष कोशिकाएं होती है, लेकिन एक बार पूंछ अलग हो जाने से जीवन के लिए आपूर्ति नहीं होने के कारण कोशिकाएं कभी कभी मर जाती हैं। जबकि एक शरीर के पास एक नई पूंछ विकसित करने के लिए कोशिकाओं को जीवित रहने की आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए सभी अंग होते हैं। ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें सभी पोषण होते हैं और शरीर की आवश्यकता नहीं होती है।
यह विकल्प सही नहीं है क्योंकि शरीर से अलग होने के बाद पूंछ में पोषण की आपूर्ति नहीं होती है और कभी-कभी मर जाती है। ऑप्शन बी, क्योंकि यह अकेले काम कर सकती है और इसे शरीर की आवश्यकता नहीं है। यह विकल्प सही नहीं है क्योंकि पूंछ में जीवित रहने के लिए कोई अंग नहीं होता है और वह अकेले काम नहीं कर सकती है। ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें विशेष कोशिकाएं नहीं हैं जैसे शरीर में होती है। यह विकल्प भी सही नहीं है क्योंकि इसमें विशेष कोशिकाएं होती हैं लेकिन वे मर जाती हैं क्योंकि अलग होने के बाद उन्हें रक्त या ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है।